नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी पूर्व सैनिकों का, देश के सभी सैनिकों का एक बार फिर से स्वागत। देरी से वीडियो एनालिसिस हो रहा है कि कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, पूछना पड़ता है और गहन चिंतन के बाद कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। एकदम से रिएक्ट नहीं किया 15 अगस्त के प्रधान सेनापति माननीय महामहिम प्रधानमंत्री जी के भाषण पर। तो देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण लाल किले से आपने सुना, जैसे उम्मीद थी नैतिक दबाव रहेगा और ओआरपी के संबंध में कुछ कहेंगे, लेकिन जो कहा वो आपने भी सुना। ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसमें विसंगतियां हैं, तो उसका कुछ विश्लेषण करते हैं। सिर्फ ये बताया गया कि सैनिकों को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए जो आज तक 1973 से आज तक मांग लंबित थी, उसका पैसा जारी किया गया। अब तक 70,000 करोड़, क्या 70,000 से ज़्यादा होता है वो, वैसे 8,000 समथिंग करोड़ एक साल के, तो 9 साल के 9,872 इसी तरह से लगा सकते हैं आप। दिया है गवर्नमेंट, लेकिन कैसे दिया, क्या दिया, किसको फ़ायदा हुआ, उसकी बात करेंगे। यदि प्रधानमंत्री जी हमारे संज्ञान लेते या कुछ जोड़ना चाहते तो कह सकते थे कि अभी भी जो कमियां रहेगी उसके लिए और बजट जारी कर सकते हैं, या चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, या कोई समस्या अगर सैनिकों की होती है वो हम विचार करेंगे या विचाराधीन है। ऐसा कुछ जोड़कर नहीं कहा गया। तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण, जब भी लाल किले से कोई भी सरकार 15 अगस्त का संबोधन करती तो अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाती हैं कि 2014 से 23 तक उनने क्या क्या किया। कमियां कोई नहीं गिनाता। पहली बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब उनके कहने का आशय क्या था? सबसे पहला आशय तो यही था कि जिस हिसाब से रिकमेंड गई, जिस हिसाब से मांगा गया, हमने पैसा दिया। अब सवाल है रिकमेंड कैसे गई, वो आपको भी पता है। उसके बाद रिकमेंड में सबसे पहले कोश्यारी कमेटी की बात करती, जिसे माना नहीं गई। जुडिशियल कमेटी अलग से बिठाई गई ताकि बजट कम आए और कम पर बात हो, जिसे मैक्सिमम मिनिमम उन्होंने फॉर्मूला लगाया। अधिकारी लोग हमेशा मैक्सिमम ही होते हैं। यदि वो लेफ्टिनेंट आ जाते हैं और बीआरएस नहीं होता है, नहीं जाते हैं, तो वो कर्नल ही रिटायर होते हैं। इसलिए सिपाही नायक हवलदार की तरह उनका कोई पेंशन 2006 से पहले के थे, लेकिन अब 2006 के बाद पॉलिसी में केवल मिनिमम रैंक रिटायर का वो कर्नल होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि जो पैसा दे दिया और उसके बाद भी आप आंदोलन कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब हमने पैसा दे दिया, तो हो सकता है किसी अपोजिशन के प्रॉक्सी गेम प्लान, यानी कि अप्रत्यक्ष सैनिकों को भड़काकर आंदोलन करके सरकार को थोड़ा सा उसका रिकमेंड डाउन करके 2024 के चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए या बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनने देने के लिए लोग इस प्रकार का अप्रत्यक्ष प्रोपोगंडाज करते हैं। ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कहती है। ये सच बात है कि कुछ ही लोगों को टारगेट करके, कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवान आंदोलन, कभी सैनिक आंदोलन करके सरकार की छवि खराब करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। और इन लोगों को बाहर से अन्य पार्टियों का समर्थन है, अन्य संस्थाओं का समर्थन है और इनको फंड्स भी जारी होते हैं वहाँ से। ऐसा सरकार अंदर से कुछ मानती है। तो इसी पर विश्लेषण करते हैं। अगली बात, जो सरकार ये कहना चाहती है जितना दे दिया अब नहीं देंगे, ये सब गलत चीज़ें हैं, किसी के भड़काव में आप कर रहे हैं, ऐसा भी रिपोर्टें हैं। और इसलिए क्योंकि हमारे लोग भी जाने अनजाने में ऐसे बयान दे देते हैं जो कि राजनीति परस्त होते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। तो अब जो उन्होंने दिया उसी की बात करते हैं। तो साहब, हम भारत सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि एक जब आपने 70,000 करोड़ रुपए दिए, वो बांटा कैसे गया, उसी की बात करते हैं। रिकमेंड सही जाती तो 70,000 करोड़ पर्याप्त नहीं थे, यानी कि सालाना 8,000 करोड़ पर्याप्त नहीं होंगे, 16,000 करोड़ से भी ऊपर जाएगा सालाना। तो कर्नल साहब, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया, उससे नीचे रिटायर होते ही नहीं। 2006 से पहले की बात छोड़िए, 49.78% पर हैं, जहाँ पर उनका 1,95,800 मैक्सिमम वेतन होता है। अंतिम इंक्रीजमेंट प्लस उसमें 15,500 यदि उनकी मिलिट्री सर्विस पे जोड़ दो तो होता है 2,11,300 का आधा होता है 1,05,650 और 1,05,175 तक वो पहुँच चुके हैं। अगली बार उनका सिर्फ 475 रुपया बढ़ेगा और आपको कुछ लॉलीपॉप दे देंगे तो कहेंगे देखो कर्नल साहब का नहीं बढ़ा, आपके बारे में सोचा गया, लेकिन उनका तो पहले ही बढ़ चुका है। अब आप कहाँ कहाँ हैं ये बता देते हैं। सिपाही 40.93 पर है, डिफेंस 24 इंडेक्स 43,100 धन 5200 लगा करके। हवलदार जी 36.50 पर हैं, 57,500 प्लस 5200 का आधा
का परसेंटेज लगाने के बाद जो उन्हें मिल रहा है उसके हिसाब से। सूबेदार साहब जी हैं 33.01 पर हैं सबसे नीचे, और अभीष्ट रैंक सूबेदार मेजर साहब हैं 33.64, 33.64। तो बराबरी कहाँ हुई? एक बार बराबरी पर भी लाते तो मान लेते तो परसेंटेज में 50% के करीब कर्नल साहब पहुंच ही गए हैं, और हम लोग मैक्सिमम 40% वो भी सिपाही है, और बाकी सारे रैंक 35 या उससे नीचे हैं। तो अब पूर्व सैनिकों की इस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? 15 अगस्त के रुख के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे, नंबर 1 बात। MOD के जवाब का इंतजार करेंगे, नंबर 2 बात। तीसरा, पर्सनल पहल जो रक्षा मंत्री जी से मैंने वीर बहादुर सिंह जी से बात की थी, उनने कहा कि पर्सनल PA से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटों के 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है रक्षा मंत्री, तो उन्होंने कहा 19 तारीख के बाद समय देंगे, तो देते हैं तो अच्छा है, लेकिन आप सुनिश्चित करें एक ही स्टेट में 100 दल हैं, तो आप अपना प्रतिनिधि किसे मानते हैं? नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर वो स्टेट तय करें। यदि ये बात तय हो जाती है तो फिर वहाँ पर भी जैसे कहते हैं ना कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, 100 संगठन एक ही राज्यों के, तो कितना बोलेंगे? तो एक राज्य का एक ही प्रतिनिधि हो, ये राज्यों को करना चाहिए इससे, यदि वो मिलने का समय देते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद मिलने के बाद उनका रुख क्या होता है, अच्छा या खराब, हमारे पक्ष में या विपक्ष में, फिर रणनीति बनाएंगे, या फिर मिलने का मौका ही नहीं देते हैं तब भी रणनीति बनाएंगे। तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? जैसे रेवाड़ी रैली होनी चाहिए, और उसी ग्राउंड पर होनी चाहिए, और भव्य तरीके से होना चाहिए। 9 लाख से भी अधिक एक्स सर्विसमैन केवल हरियाणा के हैं, बाकी संबंधित दलों के प्रतिनिधि वहाँ जाएं, उनका समर्थन करें। सभी दिल्ली में भी सब नहीं आए। क्यों नहीं आए? एक तो लोग निकलना ही नहीं चाहते घरों से बाहर, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन कितनी प्रॉब्लम होती है आने जाने की, बरसात का ऋतु या कुछ और हो, या पैसे की प्रॉब्लम, या समय का मैनेजमेंट, या रहने खाने का मैनेजमेंट, इसलिए लोग नहीं आते हैं। इसलिए राज्य स्तर पर सबसे बढ़िया एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में, 29 राज्यों में सब जगह प्रदर्शन हों। यदि राज्य बड़ा है तो उसके एक से ज़्यादा सेंटर्स हो सकते हैं एक्समैनों के प्रदर्शन के, और यदि आइसोलेट हो, जैसे गढ़वाल कुमाऊं राज्य तो छोटा है, लेकिन आइसोलेट कुमाऊं वालों को यहाँ आने में पूरा एक दिन तो आने में लग जाएगा, एक दिन जाने में लग जाएगा, एक दिन प्रदर्शन का दिन लगेंगे 3। तो 2 प्रदर्शन, एक गढ़वाल का परेड ग्राउंड देहरादून, और कुमाऊं का हल्द्वानी, नैनीताल या बागेश्वर, कहीं पर भी उनका सेंटर जो पड़ता है वहाँ कर सकते हैं। ये मेरी अपनी राय है कि क्या करें, और बाकी फैसला नेशनल लेवल पर आप बड़े दल के लोग लेंगे। लेकिन किसी भी प्रदर्शन में यदि पूरे देश की संख्या जोड़ी जाए तो 5 लाख से अधिक सैनिक जरूर होने चाहिए, ताकि सरकार हमें भटका हुआ, किसी पार्टी का प्रोपोगंडा के तहत खड़ा किया हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का ले डाउन करने वाले लोग, या नाजायज़ मांग करने वाले लोग, या अफसरों का विरोध करने वाले लोग न माना जाए, और हमें अपना सरकार ये माने कि वास्तव में विसंगतियां हैं। परसेंटेज के आधार पर आपको बता दिया, बाकी पे कमीशन तो विसंगति भरा हुआ है, जहां भी हाथ डाला। ECS CID कहाँ नहीं विसंगति है? तीसरी बार आज मैं खुद ECS जा रहा हूँ, एक MRI तक कोई नहीं लिखता है डॉक्टर। तो ये विसंगतियाँ होती हैं, होती रहेंगी, और इनका हमें संज्ञान लेना चाहिए, अपने हक के लिए मांग उठानी चाहिए, ताकि सैनिकों का हक उन्हें मिल सके। तो अगली, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, और कुछ चीज़ें जो मैंने नेशनल लेवल पर पूछ करके बताई आपको कि होने क्या जा रहा है। तो बाकी आप सभी लोग मिलकर सलाह करें, अगली रणनीतियाँ बनाएं, MOD के जवाब का इंतज़ार करें, और रक्षा मंत्री यदि मिलने का समय देते तो उसका इंतज़ार करें। तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही कहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।